बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज जो म्यूचुअल असिस्टेंस बिल है जो कि FATF की रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान से, वो आज जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के मंजूर हो गया। और इससे बड़ी बात यह है कि जॉइंट सेशन में कश्मीर की हिमायत में कश्मीर के लिए करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है। बहरहाल इस बिल के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात थे। JUIF और जमात इस्लामी, इसके साथ साथ मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, वो इसके ऊपर इस बिल के हवाले से, और PK मैप जो है वो भी उन्होंने मुखालफत की है। बल्कि इस मौके के ऊपर ऐवान के अंदर उन्होंने काफ़ी नारेबाजी भी की, स्पीकर साहब के भी ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ हुकूमत के भी ख़िलाफ़। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है सामने आ रही है वो ये है कि NAB ने मुख्तलिफ़ लोगों को तलब करना शुरू कर दिया। एक नई वेव जो है NAB की, नई हवा वो एक चली है। और आज तलब किया गया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। 11 अगस्त को उनको बुलाया गया। 200 एकड़ अराज़ी जो है वो अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन थी। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब है, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उनके ऊपर भी शराब का जो लाइसेंस है वो देने के लिए NAB ने उनको 12 अगस्त को तलब कर लिया है। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बातें हो रही हैं, बहुत दिनों से तब्दीली और एक प्रेशर की बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म पे भी बड़ा प्रेशर है कि पंजाब हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए वज़ीर आला को जो है वो चेंज करना ज़रूरी है। ये क्यों हुआ है? क्या वाकई अब वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं, इसी वजह से उनको NAB ने तलब किया है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज तवील अरसे के बाद शहबाज साहब इस्लामाबाद में हैं और उन्होंने भी मुलाकातें की हैं। पार्लिमानी कमेटी का उनका इजलास भी हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या उनके बीच भी कोई मुलाकात होने जा रही है? उसकी वजह ये है कि राबर कमेटी ने मिलना था और राबर कमेटी मिलती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन अभी तक JUIF को दोनों जो पार्टियां हैं वो मना नहीं पाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का क्या मुस्तकबिल होगा, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बरें आ रही हैं। हम बात करेंगे इस सारे मामले के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेंटर जावेद अब्बासी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं और अभी ये पार्लियामेंट से ही आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सेंटर वलीद इकबाल साहब ने भी आना है, लेकिन चूंकि बिल पास हुआ है तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर है, पार्लियामेंट के अंदर स्टक हुए में। हमारे साथ जनाब हाफिज़ अहमदुल्ला साहब मौजूद हैं जो कि JUIF के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का आफ्टर लॉन्ग टाइम। और हम थोड़ी देर में सैयद नवीद कमर साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि ये जो आज मामलात हुए हैं, एक तो म्यूचुअल असिस्टेंस बिल, इसके ऊपर JUIF आपके साथ नहीं खड़ी हुई, तो एक डिवीज़न नज़र आई है अपोजिशन के बीच में। क्या ये डिवीज़न आप अबूर कर लेंगे, इसको ख़त्म कर पाएंगे, या ये चलती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज जब कुछ दिनों से हुकूमत ये जो बिल आया था MLA, ये पहले नेशनल असम्बली ने पास करके सेनेट में आया था। सेनेट में इस पर बड़ी लेदे हो सकी है, मेरी कमेटी में भी रेफर हुआ था, फिर ये सेनेट में पास नहीं हो सका 90 डेज़ में। तो अब जिसने जाना था जॉइंट सेशन में, जो आज गया है जी, बड़ा बेहतर होता कि अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी होती। और मैं समझता हूँ कि बड़ी दोनों जमातें, हमारी भी और पीपल्स पार्टी की, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि दूसरी जमातों को भी हम उसी तरह बैठ के कोई मुश्तरका तौर पर हम हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, जो किसी तरह से बन नहीं सकी, जिसमें डिफरेंसेस ज़रूर आ गए। लेकिन बेहतर होता कि आज चूँकि अपोजिशन एक अरसे से इकट्ठी थी, इस इजलास के अंदर भी, इजलास के बाहर भी हमने मिलकर सारी अपोजिशन की है। APC में भी हम सारे इकट्ठे थे। तो अगर आज ये इकट्ठा अमल हो जाता तो बहुत बेहतर होता। मुझे यकीन था कि आखिरी वक्त ये मुलाकातें हो रही थी, सारी कमेटी, इनके भी लोग शामिल थे। मुझे नहीं पता कि आखिरी वक्त किस चीज़ पे इख्तिलाफ हो गया। आज तरमीम तो पेश की थी JUIF, आज भी जब ये आखिरी वक्त ये इजलास आपने देखा कि कोई 2 घंटे डिले हुआ, इसमें JUI के लोग भी गए हुए थे, जमात इस्लामी के अमीर भी गए हुए थे अंदर, हमारे कोई लोग भी कोई गए हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग। तो हुकूमत के साथ मेरा ख्याल स्पीकर के चैम्बर में बड़ी कोई कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन तो ज़रूर हुई है। लेकिन नहीं पता, मैं ये अभी चूँकि उसी वक्त जब आए तो सेशन शुरू हो गया कि कौन सा आर्टिकल था जिस पर ऊपर नहीं इत्फाक किया। MLA बिल FATF की सारी जो तरमीम थी वो मंजूर कर ली गई है। पीपल्स पार्टी की तरमीम जो थी उन्होंने सारी मान ली और बड़ा अच्छी तरमीम करके
کہ آپ اس کی طرف لے کے گئے. وہ فیٹف کی ایک بڑی ضرورت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے, اور ہم سب کو اس بات سے واقفیت ہونی چاہیے کہ کوئی فیٹف اگر پاکستان کا ہم اپنی کسی انا کی خاطر کوئی ایسا لا نہیں پاس کرتے اور ہمیں باہر کی دنیا میں نقصان ہوتا ہے, اور اگر ہم اللہ نہ کرے آلریڈی گرے لسٹ میں, تو وہاں سے اگر ہم اسی میں رہتے ہیں, یا ہم انڈیا جس طرح چاہ رہے ہیں یا کچھ اور ممالک کا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر اور بڑا دباؤ ڈالے, تو یہ تو ہماری پارلیمان کی سیاسی جماعتوں کی بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ انہیں یہ کام کرنا تھا, کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بہت بہتر ہوتا میری نظر میں کہ اگر جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی بھی سارے آج اکٹھے ہو کر اگر اس پہ جاتے, ووٹ دیتے, اور اگر ان کے کوئی کنسرن تھے تو اسے آج ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد پیسج کے لیے لے جانا چاہیے. بہت سارے تھے. عطاء رحمان صاحب نے تو اس دن سینٹ کے اندر بڑی تقریر کی, لیکن وہ اس یہ بل نہیں تھا, ان کی اس دن تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی, لیکن ترامیم کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے اس دن جو کیا وہ بالکل جائز اس لیے نہیں تھی کہ اگر تھی تو وہ امینڈمنٹ لاتے. اچھا, کوئی امینڈمنٹ انہوں نے نہیں لائی ہے. میری کمیٹی کی میٹنگ میں ہوئی ہے, میں لا کمیٹی کے چیئر ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ جے یو آئی ایف, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں, انہوں نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا. یعنی یہ وہ علیحدہ سراج الحق صاحب ہماری کمیٹی کے ممبر تھے, یہ سارے لا کمیٹی میں یونانیمس پاس ہوا ہے, اور اس بل میں جے یو آئی ایف بھی تھی جس کمیٹی میں, جس کے آپ جس کو چیئر کرتے ہیں. اس وقت آپ چیئر کرتے ہیں یا ممبر ہیں؟ میں چیئر کرتا ہوں لا کمیٹی کو بڑے عرصے. اس میں دیکھیں ان سے سراج الحق صاحب موجود تھے. اچھا, جے یو آئی کا چونکہ اس میں کوئی بندہ موجود نہیں اس کمیٹی میں, ممبر کچھ سارے اپوزیشن کے ممبر نہیں ہو سکتے, اور کوئی ہاؤس میں بھی کوئی امینڈمنٹ وہ نہیں لے کے آئے. انہوں نے وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ گلا بل سے زیادہ سیاسی گلا کیا ہے سیاسی جماعتوں سے, کہ جی وہ سیاسی جماعتیں, اور وہ گلا جائز ہے, یہ بڑی سیاسی جماعتیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ہمارے اتحادی ہیں, حافظ صاحب کیوں ناراض ہیں آپ؟ ابھی تک ناراضگی ختم نہیں ہو رہی. ایک وہ جو دھرنے سے ناراضگی شروع ہوئی ہے آپ کی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے, وہ ابھی تک چل رہی ہے. وہ اب لیجسلیشن وہ پارلیمنٹ کے اندر, ابھی تو رابر کمیٹی نے ملنا تھا, تو اب یہ کیا ہوگا سر؟ حافظ صاحب جی حافظ صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. کوئی موسم کا بھی کوئی پرابلم ہے جو ہمارا ان سے ٹیلی فون کا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, میں آج سنوانا چاہتی ہوں آپ کو کہ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ سیشن جب چل رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا, اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی کہا کہ ہماری ساری تجاویز لے لی گئی ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب نے بھی کہا. ذرا سنیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر آج اس بل کے حوالے سے کیا ہوا ہے, سنائیے گا. The Mutual Legal Assistance Criminal Matter Bill 2020 is passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. 80% ہمارے وہ نکات جو ہم چاہ رہے تھے وہ آج گورنمنٹ نے اس میں امینڈمنٹ کیے, تو اس وجہ سے میں اپنی امینڈمنٹ وڈرا کرتا ہوں. ہماری اپریہینشنز تھیں کافی زیادہ ایڈریس ہو چکی ہیں, میں اپنی ترامیم جو ہے وہ واپس لیتا ہوں. سو یہ تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جاوید عباس صاحب ہو گیا آج. اس کے پیچھے بڑا کچھ ہوا ہے بائی دا وے, اس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہے جو چلا. یہاں ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مجھے اس سے واقفیت آج نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا, اور یہ فیٹف کی ضرور تھی. یہ بل کل نہیں آیا, میرا خیال آلموسٹ 6 مہینے ہو گئے. جب کورونا کا ایشو آیا تھا اس سے پہلے آ گیا تھا, نیشنل اسمبلی نے پاس کر کے سینٹ میں بھیج دیا تھا, اور ہماری کمیٹیوں میں آیا تھا. تو میں پوری اس سے میں رہا ہوں اس پروسیس میں. یہ ضرور تھی کہ انہوں نے آج بہت میجر امینڈمنٹ مان لی ہماری, یعنی انہوں نے ہر وہ چیز مان لیا جو اس لا کو بہت بہتر بنانے کے لیے جو ضروری تھی. وہ جو خدشات تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے, وہ سارے آلموسٹ سب ایڈریس انہوں نے کیے ہیں, جو 180 دن والا کا تھا معاملہ, اور وہ سارا. اسی لیے تو پھر آج اس میں کنسنسس پیدا ہو گیا ہے, اور یہ بہت اچھا ماحول پیدا کیا گیا ہے, اور وہ ہوا گیا ہے. کاش آج میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کا ہوں, میں ان کے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو ہماری دوسری اتحادی جماعتیں ہیں, وہ ہمارے جو ساتھی رہے ہیں, ہمارے ساتھ شامل رہے, ان کے کنسرن ضرور ایڈریس کرنے چاہیے تھے. اور اگر نہیں ہوئے تو آج دن پیسج کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا, جب تک ان کے کنسرن ایڈریس ہونے چاہیے تھے, کیونکہ وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں اور ان کا حق ہے. اور ہماری جو بڑی جاتی سیاسی جماعتیں ہیں دونوں, ان کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہر معاملے میں مشاورت ہو اور آگے لے کے چلیں. حافظ صاحب, آپ کو وہی سوال جو میں پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیوں ناراضگی ہے آپ کی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے ابھی تک؟ وہ دھرنے والی چل رہی ہے یا اب تو ریبر کمیٹی وغیرہ کا اجلاس ہونا ہے, تو کیوں ابھی تک ناراض ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی توثیق سے مخاطب ہوں. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے, دیکھیں
जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा कोशिश की है कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर हो और हमेशा मुख्तलिफ किस्म की इल्जामात पीटीआई की तरफ से हम पर लगे। कभी दुल्हा का इल्जाम कि भिजवाया गया था एक मकसद के लिए लेकिन मौलाना ने कुछ और किया। कभी ये कहते कि किराए पे काम करते हैं, ये इल्जामात हम पे लगे। हमारी कोशिश ये थी कभी सहूलतकार के इल्जामात लगे, कभी पता नहीं है किस किस्म के इल्जामात। मकसद क्या था हमारा कि अपोजिशन के दरमियान एक डिक्लेरेशन तय हुआ था 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नतीजे में कि ये हुकूमत नाजायज है, ये जबरदस्ती तौर पर मुसल्लत की गई है ये मैंडेट, लिहाजा मुल्क में फौरन नए साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा था जिस पर सब मुत्तफिक थे। जमीयत उलमा इस्लाम ने इतनी बड़ी रिस्क ली कि हमने कहा कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे, हल्फ नहीं लेंगे। इन्हीं 2 बड़ी जमातों की रिक्वेस्ट पर हमने इसकी रिक्वेस्ट को संजीदा लेकर उस अपने मौकफ से पीछे हट के ये इल्जाम सर पे तोंपा कि एक तरफ बात करते हैं धांधली की, दूसरी तरफ उसी ऐवान में बैठे हैं। आज तक हमें ये ताने दी जा रही है, ये इन पार्टियों की रिक्वेस्ट की बुनियाद पर हम वहां गए। और फिर आज़ादी मार्च के मराहिल आपके सामने, कहाँ तक हम हमेशा ये कहते रहे कि हमारे साथ है। उनकी अपनी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी थी। जहां तक वो दे सकते हैं उन्होंने दी साथ, जहां तक नहीं दे सकती ये पार्टी परवाह नहीं है, उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन अंदर से हमारा मौक़िफ़ यही था कि उन्होंने उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। फिर आपको याद है सदारती इलेक्शन में, आपको याद है, और इस तरह के और मराहिल आए जो चेयरमैन सीनेट के इलेक्शन थे, उसमें कौन मिस हुए कौन मिस नहीं हुए। इन तमाम मराहिल के बावजूद फिर भी अभी रिसेंटली मौलाना साहब कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले और मियां शहबाज शरीफ से मिले। वही बातें अभी हवा में फिजाओं में थी और पार्लियामेंट में कंप्रोमाइज की सियासत शुरू हो गई। रात को एक बात, दिन को दूसरा उनका किरदार और अमल। वही बात है, रात गई बात गई। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का इंतहाई शिद्दत के साथ PMLN से, पीपल्स पार्टी से इंतहाई शिद्दत तो के साथ। आपको हाफिज साहब इस बात पे सर आपको इस बात पे इतराज है कि ये बिल पास क्यों हुआ है, या इस बात पे इतराज है कि दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ क्यों बैठी हैं? इतराज है क्या इस पर? दोनों जमातों ने जिस तरह बजट, हम सब कहते थे कि ये IMF के इशारों पे, उनके हिदायत पे, उनकी इंस्ट्रक्शन के रोशनी में बनी है। ये बजट पाकिस्तान का नहीं है, ये IMF का बजट है। आप इन तमाम जो बड़ी पार्टियों की लीडरशिप की तकारीर उठाए, उनका लुब्ब-ए-लुबाब और खुलासा यही होगा। आज जब हम FATF, जिसको पैटअप कहा जाता है, FATF की शरायत को सामने रखकर मैं कानून साजी करने के लिए कल तैयार नहीं था। रात 2 बजे तक मैं तैयार नहीं था। पूरी अपोजिशन का मौक़िफ़ एक था, लेकिन दिन में आके दिन की रोशनी में वही कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। इसलिए और फिर सितम बाला सितम ये कि आप मुशावरत करते हैं, आपने मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया। जावेद अब्बासी साहब खुद भी तस्लीम करते हैं, जब आपकी कमेटी में अपोजिशन की एक लार्जेस्ट पार्टी, हमारी 17 सीटें हैं कौमी असेंबली में और सीनेट में है हमारी 4-5, हम अपोजिशन का हिस्सा है। आप एज ए स्पेशल पर्सन आप सेनेट से, कौमी असेंबली से या कौमी असेंबली आप बुला सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी आपकी। क्यों नहीं बुलाया आपने? आप बुला सकते थे। कितने लोगों को बुलाया गया है? एक बिल मैंने जमा किया था, जावेद अब्बासी को याद है, शराब के हवाले से। उन्होंने दुनिया जहान के क्रिश्चियन बरादरी के पादरी को भी बुलाया, हिंदू बरादरी की पंडित को भी बुलाया, यार एक ही कमेटी का मेंबर नहीं था। क्यों बुलाया आपने? आपने सिखों के गुरु को भी बुलाया,
क्या आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते? लेकिन सर वो कह रहे हैं लॉ कमेटी के अंदर JUIF मेंबर है। अच्छा ये अच्छा है, आप कह रहे हैं कि दिन में कुछ और रात में कुछ, आपको इस बात पे भी एतराज है कि जब पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे? एक बात मैं और करूं, लिहाजा जिस तरह मैं और पूरी अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि आपकी मईशत, आपकी खारिजा पॉलिसी आपकी नहीं है, आपने IMF के हवाले की अपनी मईशत। हम कहते हैं कि इन तरामीम के हवाले से तुमने अपना मुल्क ये बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए एक कॉलोनी बना दी। मुझे वो 27 शराइत मालूम है जो FATF ने हुकूमत के सामने रखी है। उन FATF की शराइत में कौन कौन सी शराइत है? लिहाजा मुझे पता है कि मैं यहाँ नाम की हुकूमत है, हुकूमत असल FATF की है, अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी इदारों की है। अच्छा। जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क की सालिमियत, बका, खुद मुख्तारी, हाकी की आज़ादी इसी में समझती अच्छा, अब ये तो बिल्कुल हाफिज साहब, अब ये दोनों बड़ी जमातों के पास चाहिए। चूंकि मैंडेट था और होना चाहिए था, सारों को साथ लेके चलना चाहिए था, अच्छा होता कि मुतफिका होता। आज ये मुतफिका बिल पास नहीं हुआ तो ज़ाहिर है इसमें तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद अब क्या अपोजिशन तकसीम हो चुकी है और फिर जो पंजाब में से तब्दीली की बातें हो रही हैं, अपोजिशन क्या सोच रही है? कोई तहरीक अदम एतमाद, कोई अपना कैंडिडेट ला सकते हैं? एक बड़ा नंबर PMLN के पास पंजाब के अंदर भी है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जावेद अब्बासी साहब, एक तो अब हाफिज साहब ने एक ज़ाहिर है कि शिकवा है और JUI मुस्तकिल ये शिकवा कर रही है कि उनको साथ लेके नहीं चला जा सकता। अब राहबर कमेटी ने मिलना है, उसके बाद APC ने होना है, तो JUIF को आप अभी तक मनाने में नाकाम हुआ है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं बिल के हवाले से हमारी मुश्तरका होनी चाहिए थी स्ट्रेटजी, और बेहतर होता कि हम सारे मिलकर अपोजिशन की जमातें आज होती, और अपोजिशन की जो ज़्यादा बड़ी दो हमारी जमातें हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा वो अल्फाज दोहराता हूँ कि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन की बाकी जमातों को साथ लेके चलें। हाफिज साहब से हमारी दोस्ती भी है और JUI और हमारा कल्बी तल्लक भी है। इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी सुना देंगे। अच्छा, नाराजगियां नहीं है, हमारी ओपिनियन में जरा फर्क है। अच्छा। और बात चीजों पे ओपिनियन में फर्क आता है। पार्लिमान की यही बहुत खूबसूरती है, उनको ये दुख है कि आप डिच कर देते हैं हमेशा, मैं आखिरी वक्त पे आके डिच में जरा लफ्ज सख्त इस्तेमाल करते हैं, बेवफाई कर जाते हैं। चले हम सॉफ्ट कर देते हैं। इस तरह नहीं करते हाफिज साहब। तो अच्छा। ये हो सकता है कि हमारी और उनकी बहुत सारी सोचें बहुत एक हैं। हाँ। कुछ चीज़ों में ओपिनियन में हमारा और उनमें फ़र्क है, इसीलिए हम जमातें अलग-अलग हैं। हमारा और पीपल्स पार्टी आज अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, हमारी भी ओपिनियन में फ़र्क है। तो ये कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, अगर हम तो फिर एक ही जमात होते। हमारी जमातें अलग-अलग हैं, हमने आइंदा अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है, हमारी आइडियोलॉजी अलग-अलग है, हमारी सोच अलग-अलग है। हम कुछ कॉमन इशू पे इकट्ठे हैं। वो कॉमन इशू क्या है कि मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी है, मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क की इकानमी डूब रही है, सीरियस गवर्नेंस के इशू हैं, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, पार्लियामान के अंदर हुकूमत आकर सवालों के जवाब देने में नाकाम है, लेजिस्लेशन रुका हुआ है। तो ये कुछ बड़े इशू हैं जिसमें हम सारे इकट्ठे हैं और हम मिल के चलते हैं। हाँ, कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ हमें हुकूमत से बड़ी रियासत की, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम हुकूमत की सिर्फ इस बात पे कि हम हुकूमत को नीचे दिखाएं या हुकूमत की हर उस चीज़ के लिए हम मुल्क को दाव पे लगा दें, ऐसा सियासी जमातें नहीं कर सकती। ये हमारी जिम्मेदारियां भी सही है, बिल्कुल सही है। हम चूंकि बेशक अपोजिशन की जमातें हैं, लेकिन रियासत को जो अगर कोई दरपेश मसाइल होंगे तो हम सारे मिलकर मुकाबला करेंगे। मसलन आज कश्मीर का मामला है, हुकूमत की तरफ से रेजोल्यूशन आई है, हम सब ने बड़ी सपोर्ट की है। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को भी तो हुकूमत की तरह होना चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर को भी कश्मीर रेजोल्यूशन पे मौके पे मौजूद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। हम इस प्राइम मिनिस्टर के लिए कश्मीर के मसले पर नहीं, उनके साथ हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कश्मीरियों के साथ, और हमारे दबाव के नीचे ये कश्मीर पॉलिसी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हुकूमत नहीं कर रही। अगर हम ना बोले, हम ना बात करें तो शायद हुकूमत तो ये काम ना करे। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आज आ जाते, ये जॉइंट सेशन था, कश्मीर की रेजोल्यूशन थी, तो इससे सब यही तो JUIF कहती है कि आप प्रॉब्लम ये है कि उनको पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर उस जब बात करने की बारी आती है तो आप नहीं खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं, वो बात इसलिए अभी शहबाज साहब तकरीर करेंगे, कर रहे हैं वो तकरीर। मैं आप भी कहता हूँ कि अगर कोई रियासत से रिलेटेड कोई मामला आ गया
ہم حکومت کا انتظار نہیں کریں یہ گے. ایک اچھا- ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ عمران خان کیا کرے. ہماری بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا, ہم بھی الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم حکومتوں میں رہے ہیں, آج سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. ہم اس لیے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں کہ آج حکومت نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں. حافظ صاحب، ہم یہ حکومت سے ویسے- آگے بڑھ کر ریاست پاکستان کا اگر کوئی مسئلہ لاحق ہوا, ہم آگے بڑھ کر اس پہ اپنا رول پلے کریں. حافظ صاحب اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو امپورٹنٹ ہے, مطلب یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ریاست کو چاہیے تھا, فیٹف جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے لائے عمل, تو اس کے خلاف تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا, نہیں؟ دیکھیں اسما کی بات یہ ہے کہ عباسی صاحب نے جو بات کی کہ متحدہ اپوزیشن کو متحد ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری تو جمعیت علماء اسلام کی نہیں تھی, لیکن وہ تو حافظ صاحب میں نے مانی ہے وہ بات نا, بار بار کوشش کی, لیکن بار کوشش کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کے باوجود پیٹ میں چرا گھوم پایا. تو یہ توقع تو ہمیں نہیں تھی کہ اس طرح سے رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک موقف ایک ہے, پیٹ میں یہی یا پیٹ میں کی شرائط ہے ایک کا. لیکن صبح روشنی میں پھر کیا ہوا, کون سی جنات نے دخل اندازی کر کے معاملہ الٹ گیا, وہ تو جاوید عباسی صاحب یا ان کی بڑی پارٹیوں کی قیادت ہمیں بتا سکتے ہیں نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہمیں تحفظات ہے. میں پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کو نہ آئی ایم ایف کے حوالے کر سکتا ہوں, نہ میں ایف ایس ایف کے حوالے کر سکتا ہوں. مجھے مطمئن کرے, مجھے اعتماد ملے کہ یہ ترامیم یا یہ قانون سازی ہم کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت پہ یہاں قدغن آتی ہے اگر میں نے یہ نہ کیا. ہمیں گرے لسٹ میں ہمیں نکلنا ہے, گرے لسٹ سے نکلنا ہے. ہم مہنگائی ہے, تو بے اب روزگاری ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا, لیکن حافظ صاحب اب آپ رہبر کمیٹی کا اجلاس کریں گے نہیں کریں گے؟ جی آسما میں آ رہا ہوں جی, بالکل مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے, بے روزگاری ہے, فلانا ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ ساری برائیاں کیوں ہے؟ ان تمام برائیوں کی جڑ موجودہ حکومت ہے. ان تمام برائیوں کی جڑ ناجائز مینڈیٹ ہے. ان تمام برائیوں کی جڑ وہ حکومت ہے جو حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے. کہ آپ مکھیوں کو تو مارتے ہیں, ان کو تو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گندگی کو صاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ گندگی کو بیچ میں سے اڑاؤ کہ نہ بانس رہے نہ بانسری رہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ہمارا موقف یہ, اور ہم سب کا موقف یہ تھا. حافظ صاحب سینٹ کے اندر جب عدم اعتماد آئی تو آپ نے دیکھا کس نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو اپنی جماعت میں سے بھی پتا, پی ایم ایل این سے بھی پتا, پیپلز پارٹی سے بھی پتا, آپ کے پاس نمبر زیادہ تھا, آپ وہ تو کر نہیں سکے, تو پھر اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو اشارہ ہوتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں سر. میرے پاس نمبر زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن سینٹ میں تو تھا, بات ایک تھی, سب کی بات ایک تھی, تو پھر کیوں پھسل گئے نا؟ مجبوری کیا تھی, پیچھے کیوں ہٹے؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں نا. اور ایک بار نہیں, بار میں کتنے گنوا دوں آپ کو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مسلط کیا گیا ہے غیر جمہوری قوتوں نے, لیکن اس تسلط کو تسلسل اگر دیا ہے تو یہ متحدہ اپوزیشن کی انتشار نے دیا ہے, اور ان بڑی پارٹیوں کی سیاسی حکمت عملی نے ان کو تسلسل دیا ہے اس ناجائز حکومت کو. اس لیے گلہ یہ ہمارا, یہ گلہ شکوہ ہے کہ آپ چاہیں تو حکومت ختم ہو سکتی ہے, لیکن آپ ختم کرنا نہیں چاہتے. سینٹر ولید اقبال بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں, آپ جواب دے دیں تو میں پھر ان کے پاس جاؤں. میں مختصر سے رسپونڈ کروں گا کہ حافظ صاحب, جہاں تک رابر کمیٹی کی بات ہے, رابر کمیٹی کی بات ہے, وہاں اکٹھ ہونا ہے, بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھنا ہے. اور آج خود آپ دیکھیں اس قرارداد میں, آج جو قرارداد پیش ہوا ہے جی, اس قرارداد میں 370 کا ذکر ہے. ابھی تک اس کا متن ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ آئے وہاں سے. اچھا 370 کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. اور دوسری بات آپ رسپونڈ کرنے دیں جی, مہربانی کریں. اچا حافظ صاحب سے سنیں وہ جواب. ایک جملہ جی, ہمیں قوم کو 21 کروڑ عوام کو اس ڈرامے سے نہیں ورغلا سکتے کہ تم نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا. یہ پہلے بھی تھا. اگر آپ واقعی مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 1 میں جوائنٹ سیشن ہے, آ جاؤ منہ کرے, یونانیمسلی ہم پاس کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر
पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, आप आपके सेंटर सवाल साहब को सुन में- लें जी। मैं फिर वलीद इकबाल साहब भी बल्कि पहुंच गए हैं पार्लियामेंट मैं से वलीद जी। इकबाल साहब को खुशामदीद करता हूं। हाँ, बहुत इंतजार मैं किया। इनको कहता हूँ कि हुकूमत होना बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह तकब्बर करना ये ठीक नहीं है। ये मेहरबानी करें, हमारा और आफिस साहब हम भी छोड़ के आ गए थे तो हमें तवक्को थी कि ये भी हमारे साथ आते, अच्छा। लेकिन है ये बड़े अच्छे आदमी, तो इसलिए मैं ये इनको ये खुशामदीद करता हूं। उनसे पूछ लेते अच्छा, कि मैं पहले वो आफिस थोड़ा- साहब का मुख्तसर जी जी हाफिज साहब की कुछ, मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम बड़ी जमातें हैं और हमें अपोजिशन की बाकी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, हर मामले में मशावरत करनी चाहिए और जो भी हम फैसला करें मुतफिका करें और एक करें। इनसे भी है कि अभी ये गुस्सा जरूर है, लेकिन हाफिज साहब और इनकी जमात हमारे से बाहर नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी हमारी मीटिंग होगी और ये छोटे मोटे अभी तो पंजाब में क्या होना है वो मैंने आपसे पूछना है उसके ओपिनियन में ऊपर। फर्क है, उसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सब की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुकूमत को नहीं देखना, हमने रियासत पाकिस्तान को देखना है। तो नहीं, सर फिर वो आप अगर- लोग खुद ही कहते हैं कि रियासत को खतरा है। नहीं, आप कहते हैं इस हुकूमत को नहीं की वजह से रियासत को खतरा है। ये बात तो एहसन इकबाल साहब बार बार कहते हैं। रियासत की हुकूमत हुकूमत से तो खतरा है, जी। हुकूमत से तो खतरा है, लेकिन क्या हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इस सूरत हाल में छोड़ देंगे? हुकूमत ये नहीं छोड़ सकते जी, बिल्कुल हम जाहिर क्या है। फैटिव के लिए छोड़ देंगे? अच्छा। फैटिव में हम ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में चले गए, ये काम हम नहीं करेंगे। ये एक हुकूमत का मसला नहीं है, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे, रियासत की तरफ चाहती देखेंगे। भी नहीं है कि हम करें, यही लेकिन हम पॉलिसी जरूर करेंगे। यही हाफिज साहब को भी कुछ साथ में दिनों लाएंगे से इंशाल्लाह। तब्दीली आई है पीएमएलएन की पॉलिसी में कि रियासत को ज्यादा फोकियत दे रहे हैं। सेंटर साहब, हमने आपको मिस किया 2 पोर्शंस में अपने प्रोग्राम के, लेकिन मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस थी आप लोगों को कि अभी रुकना है, लेकिन क्या अब प्राइम मिनिस्टर तो आए ही नहीं है मुतफिका करारदाद के मौके पे? जी, सबसे पहले तो मैंने ये अर्ज़ करना था जी कि आज का जो जॉइंट से या ये मुश्तरका इजलास जो था, इसका तो लेजिस्लेटिव एजेंडा था और कश्मीर के ऊपर ख़ास सेनेट का इजलास हुआ और उसके ऊपर पूरा दिन वो इजलास जारी रहा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उस पर तशरीफ़ लाए और लेजिस्लेशन की हद तक तो हमें पाबंदी थी कि हम वहाँ पे रुकें और ये वक्फे के बाद तकारीर होनी थी। और मैं अपने फाजिल दोस्त जावेद अब्बासी साहब को, मेरे इनसे बड़े अच्छे मरासिम हैं और बड़ी शफकत से मेरे साथ हमेशा पेश आते हैं। लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हैं और उस कमेटी को मुझे भी मेंबर होने का उसमें है एजाज़ हासिल। बड़ी अच्छी तरह वो सिलसिला उसको संभालते हैं और बड़ा कुछ हमने सीखने का और देखने का मौका मिला है। और अभी मैं जब इजलास छोड़ के आया और वक्फे के बाद तकारीर होनी थी और वक्फे के बाद मैं किसी तकब्बुर या किसी मामले की वजह से नहीं जो है अपना रुका हुआ था। ऐसा किया नहीं। मैं अर्ज करना चाह रहा था, पार्लियामेंट कवर करते रहे, हमें पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट करने के लिए आ गए। नहीं, मैं अर्ज करना ये चाह रहा था और मैं इनको भी खास बताना चाह रहा था। और उनको भी इंस्ट्रक्शंस थी। मैं वहां से उठ के नहीं आना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं कार्रवाई को सुनूं और उसकी वजह मैं अर्ज कर देता हूं और जावेद साहब को भी बताना चाहता हूं कि वक्फे के फौरन बाद अपोजिशन लीडर जो इनके पार्टी के सरबराह भी वो तकरीर कर रहे थे और मैं चाहता था पूरी तकरीर सुनूं। हमने पूरी तकरीर सुन के आऊं और मैं वो छोड़ के आ गया। आखिरी आपकी वजह से जो एड्स थे वो हमने खत्म करके वन गो में हम जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को आज आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? दूसरी बात ये कि पंजाब में और नैब के जो मामला शुरू हो गए हैं, उस्मान बुज़दार साहब को तलब कर लिया गया है शराब वाले लाइसेंस के मामले पे, तो क्या अब हम समझे कि रुखसती का मामला है? नहीं जी, ये रुखसती का मामला, मैं अपना कोई क्रिस्टल बॉल तो साथ नहीं लाया हुआ अच्छा, या मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ मैं ऐसी तो कोई बात नहीं अर्ज कर सकता, लेकिन मुझे भी वो अभी मुख्तसरन किसी सोशल मीडिया पे ही वो देखने का मौका मिला। मैंने उस सारे मामले को बगौर नहीं देखा और मैं नहीं जानता कि उसमें किस किस्म का उन पे ऐसा इल्ज़ाम है। नैब ने तलब जी लाइसेंस उन्होंने जो दिया इस एक होटल को जो कि नहीं देना था, बनता था डीजी एक्साइज को बनता था। और हाँ जी, इसका कुछ कानून से मैं भी डील करता रहा हूँ इन मामलों पे। तो बिल्कुल जी, ये प्रोविंशियल एक्साइज के अंदर आता है ये जो लिकर के मामले होते हैं। वैसे होटल्स को लाइसेंसेस का जो कानून है वो है कि जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए और उनके त्यौहार वगैरह के लिए मयसर हो उनको ऐसी मशरूबात। और दूसरा जो विजिटिंग फॉरेनर्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स बनता है उनके ऊपर, ये अभी क्यों तो ये बनाया गया है? और बड़े केसेस बनते थे उनके ऊपर। मैं इसके बारे में मैंने जिस तरह अर्ज किया, मैं इस मामले को बगौर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन और ये महकमा जो है ये एक्साइज के ज़रिए ही और डायरेक्टर जनरल एक्साइज के ही जो है दस्तखत से इस किस्म के मामलात जो हैं वो तय पाते हैं। लेकिन बहुत सी, मैंने जिस तरह अर्ज किया, विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स,
بہت سے محکمے اور ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کے ایونچوئل سربراہ چیف منسٹر ہی ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں کوئی ایسا انحراف ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور یہ لیکن دباؤ تو ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کے دیکھیں جی، پرفارمنس کا جو ہے وہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جی گلاس بھرا ہوا ہے آدھا یا آدھا خالی ہے. ہر ظاہر ہے اپنا اپوزیشن والے اپنا رائے رکھتے ہیں، گورنمنٹ والے اپنی رائے رکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، حالانکہ میں ہوں تو سینٹ کا ممبر، لیکن میں پنجاب کے اراکین کے ووٹ لے کے ہی آیا ہوں. اور میں خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جتنا میں نے جون سے پہلے اپریل میں اور مارچ کے جو مہینے تھے اس میں جو میں نے کارکردگی دیکھی، اور کووڈ کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنے فرائض جو ہیں بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں اپنی رائے، اور اگر اس میں ایسی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا فیصلہ پرائم منسٹر اور جو کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں وہ کریں گے. ادروائز اگر پولیٹیکلی اس کا کوئی ادروائز کوئی اپوزیشن کا کی ہوئی کاروائی ہے تو وہ تو عدم اعتماد سے ہی ہو سکتی ہے. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا اس وقت ایسا کوئی. بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کاف لیگ کے ساتھ ان کے کل پرسوں ملاقات تھی، وہ اینڈ ٹائم پہ کینسل ہو گئی، آج ملاقات ہوئی. اور پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر بزدار صاحب ہٹیں گے تو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب، یعنی ان کی جماعت نے کہا وہ ہوں گے. پی ایم ایل این کہاں پہ ہے؟ پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کریں گے آپ یا کیا؟ دیکھیں ابھی ہماری جماعت نے کوئی باضابطہ ایسا فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کسی غیر جمہوری طریقے سے نہ سینٹر میں اور نہ پروونس میں کسی چیز معاملے میں شامل ہوں گے. یہ ہماری حکومتوں سے اختلاف ہے، حکومت کے ساتھ ڈٹ کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو پی ٹی آئی نے سلوک ہمارے ساتھ کیا تھا وہ نہیں کریں گے. لیکن عدم اعتماد تو جمہوری ہے، وہ تو جمہوری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، آئین میں دی ہوئی جو